नाजरीन आदाब, मैं रिदा खानम आपका खैर मकदम करती हूँ सियासत टीवी के स्पेशल प्रोग्राम रिव्यू ऑफ न्यूज़पेपर में। सियासत टीवी आपके लिए लेकर आया अखबार से रिलेटेड एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें हम आपको आज की अखबार की अहम खबरों के बारे में बताएंगे। इसमें लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर डिस्कशन करेंगे और आपको अहम खबरों की जानकारी भी देंगे। हम इस प्रोग्राम में हर ज़रूरी खबर पर रोशनी डालेंगे, चाहे वो लोकल हो, नेशनल हो या फिर इंटरनेशनल। इस प्रोग्राम में हर खबर की तह तक जाएंगे, क्योंकि कुछ अखबार की सिर्फ सुर्खियां बनकर रह जाती हैं या टीवी पर 2 मिनट की न्यूज़ ही हो पाती है, लेकिन हम आपको उन खबरों के बारे में तफसील से बताएंगे। इसी के साथ हमारे साथी मौजूद हैं अशर यासिर। अशर यासिर, आपका खैर मकदम है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं लोकल न्यूज़ की। तो इस वक्त बता दें कि लोकल न्यूज़ में लोकल जो हैदराबाद है वहाँ पर तेलंगाना में इस वक्त तेलंगाना सरकार जो कि कांग्रेस सरकार है और बीआरएस जो विपक्षी पार्टी है, उनके बीच काफ़ी गहमा गहमी देखने को मिल रही है और काफ़ी ज़ोर शोर से एक दूसरे पर प्रहार कर रहे हैं। जैसे कि हमने पिछले दिनों देखा कि रेवंत रेड्डी की सरकार को 1 साल पूरा हो चुका है और उन्होंने इस मौके पर कई सारे भव्य समारोह भी किए और उसमें तेलंगाना के जो पूर्व सीएम रहे थे केसीआर, उनको भी आमंत्रित किया था। लेकिन वहीं पर बात करें कि जब से बीआरएस की सरकार थी जब तेलंगाना में, तब उनको यहाँ पर लोग बापू कहकर पुकारते थे। और हमने देखा यासिर कि 2009 से और 2013 के बीच में जब ये संघर्ष की शुरुआत हुई थी, तब जो यूपीए सरकार थी उन्होंने जब इन्होंने ये जो प्रोटेस्ट किया था जी, तब उन्होंने उनके इसमें आके तेलंगाना को अलग किया, आंध्रा को अलग स्टेट बनाया और तेलंगाना को अलग स्टेट बनाया। तब से जो बीआरएस है, जो बीआरएस के जो कार्यकारी अध्यक्ष है के टी रामा राव और उनके जो पिता हैं केसीआर, उनको बापू के नाम से जाना जाता था। तब से लोग उनको काफ़ी पसंद करते थे। लेकिन हमने देखा कि जब से 1 साल जो पहले दिसंबर में कांग्रेस की सरकार आई है, तब से रेवंत रेड्डी ने ऐसा लग रहा है कि उन्होंने ठान लिया है कि केसीआर को यहाँ से मिटाना है। और उन्होंने ये सारी बातें कई सारे प्रोग्राम में भी बोली थी, कई सारे जो समारोह हुए थे उनमें उन्होंने बोला था कि हम केसीआर को जड़ से ख़त्म कर देंगे। और हमने पिछले दिनों देखा था जो तेलंगाना में जो 1 साल हुआ उनकी सरकार को, उन्होंने भव्य जो समारोह रखे थे, वहाँ पर एक तेलंगाना थल्ली प्रतिमा उन्होंने वहाँ पर विराजमान की। और उसी को लेकर जो विपक्षी पार्टी है बीआरएस, उन्होंने आक्रोश जताया और उन्होंने कहा कि जो थल्ली प्रतिमा है, जो पहले जो हमारी प्रतिमा थी उसमें जो प्रतिमा थी उनको ताज पहनाया गया था, बतुकम्मा से सजाया गया था, क्योंकि बतुकम्मा हमारा एक प्रतीक है और ताज जो है तेलंगाना का प्रतीक है। इसीलिए उन्होंने बीआरएस को पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए ये सारी चेंजेस किए हैं। बिल्कुल, देखिए बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटीआर ने कहा है कि तेलंगाना की कांग्रेस सरकार ने अपनी विफलता छुपाने के लिए ऐसी कुछ राजनीति कर रही है जिससे लोगों का ध्यान भटके। केटीआर ने घोषणा की कि यदि बीआरएस सत्ता में आती तो वो उन योजनाओं, संगठनों और संस्थानों का नाम बदल देगी जो वर्तमान में इंदिरा गांधी और राजीव गांधी जैसे कांग्रेस नेताओं के नाम पर है। उसके आगे केटीआर ने फिर कहा है कि बीआरएस सरकार ने कभी भी राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदलने या इंदिरा गांधी की मूर्तियों को कहीं और शिफ्ट करने जैसी कार्रवाइयों का सहारा नहीं लिया है। उन्होंने कहा कि इसके बजाय हमने पिछले 10 सालों में तेलंगाना के पुनर्निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया है। साथ ही केटीआर ने रेवंत रेड्डी को फ़ोन पर अपने प्रशासन की विफलताओं के लिए लोगों से माफ़ी मांगने और उनसे 2023 के विधानसभा चुनाव के दौरान किए गए वादों को पूरा करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि आप फ़ोन करें और माफ़ी मांगें। जिस तरह से ये तेलंगाना तल्ली की जो मूर्ति लगाई गई, स्टैचू जो लगाया गया है, ये एक यहाँ पे लगी है, दूसरी बीआरएस ने अपनी पुरानी वाली एक हिसाब से लगाई है। तो उन्होंने कहा है कि कल ही ये बात हुई थी, क्या बोलते, केटीआर ने कहा था कि जब हम सत्ता में आएंगे तो इस मूर्ति को, जो कि वहाँ बनी है अभी, जिसका अनावरण उन्होंने किया रेवंत रेड्डी ने, मुख्यमंत्री ने हमारे, तो वो मूर्ति हम उठा के गांधी भवन भेज देंगे। तो कहीं ना कहीं अब ये शिफ्टिंग वाली पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। अब ये पॉलिटिक्स जो यहाँ पे पहले काम पे होती थी, हर चीज़ पे होती थी, अब वो कहीं ना कहीं बदले वाली जो एक दोबारा जो और हम देखते हैं कुछ राज्यों में होती है, उसी तरह से यहाँ भी होने लगी है। लेकिन जिस तरह से अभी चली असेंबली के पहले भी रेवंत रेड्डी ने इस बात पे जोर दिया था कि हम ये चाहते हैं कि जो यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री थे केसीआर साहब, वो आए असेंबली में बैठें और अपने मुद्दों को उठाएं। लेकिन उसके बाद फिर जो बीआरएस है उसने यहाँ पे क्या बोलते हैं, अडानी और रेवंत रेड्डी वाला जो एक पूरा सिलसिला शुरू किया था। उसके बाद काफ़ी गहमा गहमी हुई, केटीआर को अंदर नहीं जाने दिया गया,
देन उसके बाद बहुत ऐसा घटनाक्रम घटा यहाँ पे जो कि अभी जिस तरह से देखें तो संसद में जो हो रहा है कुछ कुछ उसी तरह की चीज़ें यहाँ पे भी हुई थी। लेकिन अब जिस तरह से केटीआर ने बयान दिया है कि जब हम सत्ता में आएंगे तो जितनी भी संगठन हैं, योजनाएं हैं, परियोजनाएं हैं, उन सबको हम जो भी यहाँ पे क्या बोलते संस्थान हैं उन सब के नाम हम बदल देंगे। तो ये कहीं ना कहीं फिर जब ये आएंगे तो अपने हिसाब से उन नामों को रखेंगे। बदले की पॉलिटिक्स चल रही है। तो वहीं पर हम बात करें कि महाराष्ट्र में बता दें कि देवेंद्र फडणवीस को सीएम चुन लिया गया है और काफ़ी समय हो गया है इन सारी चीज़ों को हुए, क्योंकि जब से हमने देखा कि रिजल्ट घोषित हुए थे तब से भाजपा को और जो उनकी महायुति है उनको काफ़ी समय लगा था सीएम फेस को लेकर, उनको चुनने को लेकर। वहीं पर देखा जा रहा था कि जो शिंदे थे उन्होंने बगावत शुरू कर दी थी, ऐसा लग रहा था। लेकिन उनके नेताओं की तरफ से जो प्रतिक्रियाएं सामने आ रही थी कि हमारे नेता जो भाजपा फैसला करेगी वही हम उसमें खुश हैं, लेकिन शिंदे की तरफ से ऐसा कोई बयान सामने नहीं आया था। लेकिन अब देखा जा रहा है कि कैबिनेट का विस्तार, आज खबर जो आई है कि कैबिनेट का विस्तार हो चुका है वहां पर, और वहां पर कैबिनेट में जानकारी है कि भाजपा को 20, एकनाथ शिंदे की शिवसेना को 12 और अजीत पवार की एनसीपी को 10 मंत्री पद दिए जाएंगे। और इसी को लेकर काफ़ी गहमा-गहमी चल रही है। वहां पर बताया जा रहा है कि जिस तरह से ये सारी चीज़ें हुई हैं, क्योंकि हमने देखा कि यासिर की शिंदे जो है वो अभी भी खुलकर बात नहीं कर रहे हैं कई सारे मुद्दों पर। और वहीं पर दबे से जी अजीत पवार की बात करें, उन्होंने कहा था कि पहले ही कि जैसा कि भाजपा चाहेगी वैसा ही होगा, क्योंकि हमने देखा कि उन पे कई सारे आरोप लगाए थे, उन पर कई सारे घोटालों के आरोप थे। वहीं पर कुछ टाइम पहले हमने देखा कि उन सारे घोटालों को लेकर उनको कहीं ना कहीं रिहा किया गया है, मुक्त किया गया है भाजपा की तरफ से। भाजपा के कई सारे नेताओं ने उनका साथ दिया इन सारी चीज़ों में। बिल्कुल, देखिए महाराष्ट्र में बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति सरकार का पहला मंत्रिमंडल विस्तार 14 दिसंबर तक हो सकता है। गठबंधन में विभागों के बंटवारे पर भी पूरी चर्चा हो चुकी है। सूत्रों के मुताबिक गृह और शहरी विकास जो है वो बीजेपी अपने पास रखेगी, जबकि राजस्व और पीडब्ल्यूडी एकनाथ शिंदे को, और उसके बाद फिर वित्त मंत्रालय जो है वो एनसीपी यानी अजीत पवार को मिलेगा। वहीं जब ये सारी चीज़ें चल रही थी तो एक समय ये भी देखा गया था कि एकनाथ शिंदे जो है गृह मंत्रालय मांग रहे थे या राजस्व मंत्रालय मतलब 2-3 ऐसे मंत्रालय हैं जो कि टॉप 5 में आते हैं, उनमें से वो मांग रहे थे, लेकिन उनको वो मंत्रालय नहीं दिए जा रहे हैं। लेकिन जिस हिसाब से हमने देखा है कि अजीत पवार ने जो बात कही थी अपनी कि हमें जो मंत्रालय चाहिए था हमें वो मिल जाएगा, और उनको मुझे लगता है कि वो मंत्रालय मिल रहा है जिसकी वो बात कर रहे थे, मतलब वित्त मंत्रालय उनको मिल रहा है। लेकिन अब बात ये खड़ी होती है यहाँ पे कि जब एकनाथ शिंदे, आपने एक वीडियो भी देखी होगी जो कि अभी कुछ हाल के दिनों की है, जब आई थिंक मुझे लगता है शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था 5 दिसंबर का, कि एकनाथ शिंदे खड़े हुए थे और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं और ऐसा लगता है कि वो उनको इग्नोर करके आगे चले जाते हैं। वो हाथ भी आगे बढ़ाते हैं लेकिन वो जब तक निकल चुके होते हैं। तो ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी जो है या फिर बीजेपी के जो शीर्ष नेता हैं वो कहीं ना कहीं लोगों को यूज करते हैं। जिस तरह से वहाँ के अपोजिशन का ये कहना है कि शिंदे की अब कोई इज्जत नहीं रही, शिंदे एक कठपुतली हैं, जिस तरह भी उनको घुमाया जाएगा वो घूमेंगे, क्योंकि उनके पास उतनी सीटें भी नहीं, ना कि अपोजिशन के पास उतनी सीटें हैं कि वो इधर आकर के कुछ फ़ायदा कर सकें। हो सकता अगर इधर सीटें ज़्यादा होती तो ये दोनों लोग आकर के यहाँ पे मुख्यमंत्री वाला अपना दावा ठोक सकते थे, लेकिन इधर भी मामला खाली पड़े हुए हैं। और महाराष्ट्र में अभी जिस तरह से हाल है, कल जो कि वहाँ पे एक दंगा हुआ, काफ़ी ज़्यादा भड़क गया था, उसमें पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले दागे, बाबा भीमराव अम्बेडकर की जो मूर्ति थी उसका अपमान किया गया था। उसके बाद फिर वहाँ के जो क्या बोलते हैं शिवसेना यूबीटी के जो लीडर हैं संजय राउत, उन्होंने कहा था कि अब ये महाराष्ट्र में कोई नई चीज़ नहीं होगी, अब महाराष्ट्र 5 साल पूरे इन चीज़ों को झेलेगा जी, क्योंकि यहाँ पे जो सरकार आई है वो सरकार जनता की सरकार नहीं है, वो सरकार ईवीएम की सरकार है। और जिस तरह से जब से महाराष्ट्र का चुनाव हुआ है ईवीएम के बारे में इतनी सारी चीज़ें कही जा रही हैं, लेकिन फिर भी हमारे देश की जो क्या बोलते हैं जो हमारे देश का जो इलेक्शन कमीशन है उसने अभी तक इस पे कोई भी कार्रवाई नहीं की है। उनका यही रहता है कि जब अब मतलब आप अगर देखें तो कुछ टाइम पहले जब अजीत पवार जो है उसमें थे अपने क्या बोलते चाचा के साथ, जब बीजेपी में नहीं थे या बोले कि महायुति में नहीं थे,
तो एक बार ऐसा हुआ था कि इलेक्शन हुआ था और उसके बाद अजीत पवार भी खुद बैठ करके ईवीएम पे चर्चा कर रहे थे कि बीजेपी किस तरह से ईवीएम पे मतलब क्या बोलते हैं हेर फेर करती है। लेकिन अभी उनका एक बयान सामने आता है महाराष्ट्र चुनाव के बाद, जब वहाँ पे एमवीए इन बातों को लेकर के खड़ी हुई थी, तो उनका बयान ये आता है सामने कि जब भी बीजेपी कहीं जीतती है तो अपोजिशन जो है यही कहता है कि ईवीएम में कुछ गड़बड़ी है। जी। तो आप देखिए कि इंसान किस तरह से पलट जाते हैं। अब इस देश में अभी जिस तरह की राजनीति हो रही है उस राजनीति में देखिए मंदिर बनेगा या मस्जिद बनेगा इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों को ना उलझाए रहते हैं और चीज़ों में। जिस तरह से आप देखें कि अगर इस देश में अभी जो है 8 से 9 मस्जिदें ऐसी हैं जो कि बहुत पुरानी मस्जिदें हैं, लेकिन बीजेपी का या आरएसएस का क्या प्रोपेगेंडा है कि बस लोगों को इन चीज़ों में उलझा रखो। वो ना रोज़गार के लिए बात करेंगे, ना कि क्या बोलते हैं उसके लिए बात करें, शिक्षा के लिए, ना हेल्थ के लिए बात करेंगे वो। लेकिन कुछ लोग जो बात करते हैं, अभी जिस तरह आपने देखा कि बिहार में जिस तरह से पुलिस वालों ने लाठियां चलाई हैं, अगर कुछ लोग होशियार हैं तो वो बात कर रहे हैं। हर एक इंसान आप नहीं देखेंगे कि वो मंदिर या मस्जिद के उसमें ही लगा हुआ या जितने भी एहतजाज हो रहे हैं उसी में जा रहा है वो। कुछ लोग जो है इस देश में ये भी चाहते कि हम पढ़ लिख करके कुछ ऐसा मकाम हासिल करें कि उसके बाद हम फिर इन बातों पे मतलब ये जो चीज़ें इन पे हम चर्चा कर सकें ताकि हमारे पास कुछ नॉलेज हो। जी, आपने बात की कि प्रधानमंत्री ने शिंदे को इग्नोर किया था जब देवेंद्र फडणवीस के मंत्री पद की शपथ हो रही थी। उसी दौरान हमने अगर देखा जाए यासिर, तो जैसा कि उन्होंने गृह मंत्रालय की मांग की थी शिंदे ने, तो वो अपने आप को कहीं ना कहीं मजबूत करना चाह रहे थे, क्योंकि उनको पता है कि आने वाले वक्त में उनको पार्टी से कहीं ना कहीं दरकिनार कर दिया जाएगा। उनके जो एमएलए हैं उनको तोड़कर अपनी पार्टी में शामिल कर लिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने ही ऐसा इन सारी चीज़ों की शुरुआत की थी। जब वो उद्धव ठाकरे के साथ थे तो उन्होंने अपने एमएलए तोड़कर वो इस पार्टी में शामिल हुए, क्योंकि उनको एक लालच था कि वो यहाँ पर सीएम बना दिए जाएंगे। लेकिन वो 2.5 साल सीएम रहे, लेकिन सत्ता उनके पास से फिर से चली गई है। अब इस हिसाब से सत्ता जब गई है तो जिस हिसाब से उनका कहना है शिवसेना यूबीटी का कि एकनाथ शिंदे अब कभी ज़िंदगी में महाराष्ट्र के सीएम नहीं बन सकते हैं, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा मतलब क्या बोलते हैं एक ऐसी हरकत की और ऐसी पार्टी के साथ आप गए थे जो कि आपको मुख्यमंत्री देखना ही नहीं चाह रही थी। क्योंकि आपको भी अगर याद होगा रिदा, तो जब शिंदे को मुख्यमंत्री अनाउंस किया गया था उसी समय देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि मैं कोई पद नहीं लूंगा। मतलब आप देखें तो डायरेक्टली वो नाराज थे उन चीज़ों से। लेकिन फिर अब बीजेपी अपने लीडर्स को बहुत अच्छी तरह मनाती है, बहुत अच्छी तरह मैनेज करती है। तो हालांकि अब देखें तो वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस अभी, वो बहुत ही क्या बोलते हैं बीजेपी का बड़ा चेहरा माने जाते हैं। बिल्कुल। उनको मनाने के लिए उन्होंने क्या किया होगा ये नहीं पता, लेकिन उसके बाद वो माने और उन्होंने फिर डिप्टी सीएम पद जो है वो ग्रहण किया। चलना ठीक है मुझे दे दिए। लेकिन उसके बाद से चीज़ें चली और कहीं ना कहीं आप देखिए कि जो योगी आदित्यनाथ ने जा करके वहाँ बयान दिया था उस पर शिंदे ने कुछ नहीं बोला, लेकिन एनसीपी ने बोला, क्या बोलते हैं अजीत पवार ने बोला, बीजेपी के कुछ लीडर्स थे जिन्होंने ऐसा बोला। लेकिन हर जगह पे आप देखिए कि देवेंद्र फडणवीस जो हैं, चाहे वो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक हैं तो सेफे वाला बयान हो या फिर योगी आदित्यनाथ का बयान हो, बटेंगे तो कटेंगे, इन चीज़ों पे वो डिफेंड करते हुए नजर आए हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं वो कितने बड़े लीडर हैं और किस तरह से लोगों को या चीज़ों को मैनेज करते हैं वो। अब जिस तरह से वो सीएम बन गए हैं, सीएम बनने के बाद अब जब ये क्या बोलते हैं मंत्रिमंडल पूरा सब इधर उधर हो जाएगा, सबको जिसको जो मिलना है मिल जाएगा, जो काम शुरू होगा उस काम पे चर्चा होगी। क्योंकि अभी अपोजिशन के पास चर्चा करने के लिए कोई चीज नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ ईवीएम ही है। ईवीएम है, ईवीएम पे वो चर्चा करेंगे, जिस तरह भी करना चाहें वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अभी जिस तरह से इलेक्शन कमीशन के पास गए थे, उन्होंने बोला कि नहीं ये सारी चीज़ें ठीक हैं, वो हर बार ऐसा ही बोलते हैं। लेकिन अब वो क्या बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट जाना चाह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट का क्या होगा। लेकिन मैं ये खबर और है कि आज जो है मंदिर या मस्जिद के मामले में जो चीज़ें चल रही हैं अभी देश में जी। कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली लंबित याचिकाओं पर सुनवाई के लिए आगे बढ़ रहा है। आज चीफ जस्टिस
संजीव खन्ना की अगुवाई वाली स्पेशल बेंच दोपहर 3:30 बजे इस बड़े और अहम मामले की सुनवाई करेगी। आज देश में एक बहुत ही अहम चीज़ पे सुनवाई होने जा रही है, क्योंकि इस देश में जो है क्या बोलते हैं आरएसएस हो या उसकी और विंग जो हैं वीएचपी वगैरह जो भी हैं, ये लोग इस वक्त हर जगह हर एक मस्जिद को लेकर के अपनी वो जता रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ अभी देखिए आप अयोध्या हो गया और क्या बोलते हैं यूपी में 2-3 जगह, मथुरा है, काशी है, भोजशाला है, संभल है, बदायूं है, अजमेर है, काफ़ी सारी जगह ऐसी हैं जहाँ जहाँ पे ये लोग अभी तक बोल चुके हैं कि यहाँ पे हमारे मंदिर हैं नीचे। अब अयोध्या वाला जो केस हुआ था उसमें जब जज साहब ने फैसला सुनाया था तो ये उन्होंने ये बोला था कि इसमें कोई चीज़ नहीं मिली है, लेकिन मैं लोगों की मान्यता के जो लोग मतलब भावनाओं के हिसाब से मैं ये फैसला दे रहा हूँ। तो अब उसके बाद फिर जहाँ जहाँ नहीं मिल रहा, अब जो पुराने मस्जिदें बनी हुई हैं, जहाँ मस्जिद हैं, उनका जो भी स्ट्रक्चर है वो कुछ उस तरह का होता है, अलग होता है थोड़ा सा। अब इसमें मतलब ले दे के इस वक्त आरएसएस जो है वो कहीं ना कहीं मुसलमानों को ही टारगेट कर रही है, और बीजेपी के कुछ लीडर्स हैं जो कि आरएसएस से ही बिलोंग करते हैं, तो वो भी मुसलमानों पे टारगेट कर रहे हैं। उनका भी सीधा सीधा निशाना मुसलमान होता है। अभी आप देखिए 2 दिन पहले वीडियो एक वो वायरल हुई थी फोटो, जिसमें आप देख सकते हैं कि गिरिराज सिंह जो कि मुसलमानों को लेकर के इतना सब कुछ बोलते हैं, लेकिन उनके साथ वैसे ही खड़े हुए थे और काफ़ी मुस्कुरा के देख रहे थे। उस क्या बोलते हैं उसको काफ़ी वायरल किया गया था। तो इस देश में अगर आप देखें तो जब कोई नेता बनता है उसको अपने भी काम निकलवाने होते हैं सत्ता पक्ष से। सत्ता पक्ष से जब वो अपने काम निकलवाता है तो उसका एक अलग वे होता है बात करने का। अब मीडिया में आके बात करने का एक अलग वे होता है, क्योंकि मीडिया में आप कहीं ना कहीं उस सरकार को या उस इंसान को क्या बोलते हैं आप उसके खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन जब आप कुछ काम के लिए जा रहे होते हैं तब आपको उसके साथ ही होना होता है। और जिस तरह संसद में हम देखें कि संसद के काफ़ी सारे लोगों ने ये भी अभी तक कहा है कि वहाँ पे जब सदन चल रहा होता है, जब भी पक्ष विपक्ष आपस में लड़ रहा होता है, लेकिन जब कैंटीन में कुछ खाने के लिए जाते हैं तो फिर सब एक साथ बैठ के खा रहे होते हैं। जी आपने बात की असर की अहम मुद्दों पर जो चर्चाएं होती हैं कि मंदिर और मस्जिद एक अहम मुद्दा है। मान रहे कि मंदिर और मस्जिद एक अहम मुद्दा है, लेकिन इससे भी उठकर ऊपर जो है उठकर रोजगार आता है, स्वास्थ्य आता है, शिक्षा आती है, उस पर बातचीत नहीं की जाती है। क्योंकि आपने इस तरह बोला कि हमने बोला है कि अहम मुद्दा है, ये बनाया गया है जी। अभी के जो सूरत हाल है, अभी की जो पॉलिटिक्स है, अभी जो हिंदुस्तान के हालात हैं, उनमें ये चीज़ें बड़ी बनाई गई हैं। हालांकि बड़ी चीज़ें और भी हैं। देश में इतनी महंगाई चल रही है, आप देखिए कि आलू कितना महंगा मिल रहा है। एक गरीब इंसान अगर 1 किलो आलू खरीदने जाए कितने का मिल रहा है आलू, प्याज कितना महंगा मिल रहा है, उस पर संसद में चर्चा ही नहीं हो रही है। संसद में जो है क्या बोलते आम आदमी पार्टी के जो सांसद है राज्यसभा के, उन्होंने एक बात की, उन्होंने बोला कि इस देश में एयरपोर्ट्स पे चीज़ें बहुत महंगी मिल रही हैं। एयरपोर्ट्स के अलावा भाई आप मार्केट में निकलिए, वहाँ भी चीज़ें महंगी मिल रही हैं। आपको आटा भी महंगा मिलेगा, चावल भी महंगा मिलेगा, आलू भी महंगा मिल रहा है, टमाटर भी महंगा मिल रहा है, प्याज भी महंगा मिल रहा है। इस पर चर्चा नहीं हो रही है। ये चीज़ें मेन नहीं है। मेन चीज़ें ये जो अभी मैंने बोला था कि इन चीज़ों को मेन बना दिया गया, इस पे चर्चा हो रही है। बिल्कुल। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी ये कहा गया था कि सरकार फ्री की रेवड़ियां क्यों बांट रही है, वो रोजगार पर बात क्यों नहीं करती, लोगों को रोजगार क्यों नहीं देती। अगर रोजगार होगा तो ये सारे मुद्दे ही नहीं छिड़ेंगे, मंदिर मस्जिद का मुद्दा ही नहीं आएगा कहीं पर, या जो है जो भड़काऊ भाषण जो लोग देते हैं। हालांकि एक वीडियो सामने आ रही है यासिर कि जयपुर में एक सम्मेलन हुआ था वीएचपी का, उसमें कहा जा रहा है कि 2 करोड़ बांग्लादेशी मुसलमान इस देश में हैं, जहां मिल जाए उनकी आरती उतारना शुरू कर दीजिए, जहां मिल जाए उन्हें मारिए। इस तरह से नफरती भाषण दिए जा रहे हैं लोगों की तरफ से। लोगों के मन में इतनी हिंसा और आक्रामक हो गए हैं लोग एक दूसरे समुदाय को लेकर कि वो ऐसे एक खुले में सभी के सामने इन सारी चीज़ों पर दलील दे रहे हैं, इन सारी चीज़ों पर बात कर रहे हैं और उन्हें मारने की धमकी दे रहे हैं, काटने की धमकी दे रहे हैं, लेकिन सरकार कुछ भी नहीं कर पा रही है। देखिए सरकार जो है वो कुछ नहीं करे, क्योंकि सरकार की रोजी रोटी उसी से चल रही है, सरकार को वोट उसी से मिल रहा है। वो वहाँ का जो भी एमपी होता है या एमएलए होता है वो उन चीज़ों को बढ़ावा देता है, क्योंकि उसको एक तबके का वोट ज़्यादा चाहिए होता है। अगर आप ऐसी चीज़ें करेंगे तो आपको वोट कम मिलेंगे और आप हार सकते हैं। आप देखिए जिस तरह से अभी बनारस में जिस लड़के को जो रेप केस में था उसको छोड़ा गया,
उसकी फोटो जो है स्मृति ईरानी के साथ वायरल हुई है। आज तक स्मृति ईरानी ने कुछ बोला उसके बारे में? कुछ नहीं बोला। अगर वही आप देखिए कि जितने भी बीजेपी शासित राज्य हैं वहां पे रेप केसेस बढ़ रहे हैं। भाई कोलकाता में एक रेप केस हुआ था ना, उसको 2 महीने तक खींचा गया था। बिल्कुल ठीक है, लेकिन और आप देखिए कि उत्तर प्रदेश हो गया या फिर और कई ऐसे जो कि हिंदी भाषी राज्य हैं, हिंदी भाषी राज्यों में ये सारी चीज़ें काफ़ी बढ़ रही हैं, लेकिन उनके बारे में मीडिया आपको कभी बात करता हुआ नजर नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ पे हमारे सरदार बैठे हुए हैं। बिल्कुल उनके हिसाब से उनके सरदार वहीं बैठे हुए हैं और वो बात नहीं करेंगे। लेकिन जब किसी और राज्य में होंगी ऐसी चीज़ें, आप देखिए जिस तरह से अभी कुछ टाइम पहले एक वीडियो वायरल हुआ था यूपी के गाजियाबाद का, जहाँ पे एक इंसान जो है एक झोपड़पट्टी में रह रहे थे, उनको मार रहा था लाठी डंडों से, याद है आपको? जी जी बिल्कुल। उसके बारे में किसी ने कुछ बोला? किसी ने कुछ नहीं बोला और ना कोई बोलेगा कुछ, क्योंकि इस देश में सबको अपनी पड़ी हुई है। हम कहाँ तक पहुँच सकते हैं, हम ये काम करके, हम इनसे बातचीत करके कहाँ तक पहुँच सकते हैं। आप देखिए कि किस तरह से बीजेपी जो है क्या बोलते हैं, सैफ अली खान के जो बच्चों के नाम हैं उनको लेकर के कितना उल्टा सीधा बयान देती है। लेकिन अभी कल आप देखिए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके नाम पे जो है अपना सिग्नेचर करके दिया है। तो ये सिर्फ आप लोगों को हम मतलब जनता को बनाया जा रहा है कि हाँ ये चीजें हैं, लेकिन जो मेन चीजें हैं उससे ध्यान भटकाने के लिए ही ये चीजें की जा रही हैं। और जिस तरह से अभी ये खबर आ रही कि लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी हाथरस पहुंच चुके हैं, वहां उन्होंने पीड़िता के परिवार से मुलाकात की है। राहुल गांधी की हाथरस यात्रा को लेकर कानून व्यवस्था कड़ी कर दी गई। हाथरस के गांव में सुरक्षा को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बलों की तैनाती भी की गई है। अब राहुल गांधी कहीं ना कहीं जाते रहते हैं। राहुल गांधी के पास जो क्या बोलते सुरक्षा है, वो जो हमारे देश के डिफेंस मिनिस्टर्स होते हैं उनके पास जो सुरक्षाएं होती है, जो मिनिस्टर्स होते हैं उनके पास, जो टॉप के मिनिस्टर्स होते हैं उनकी जो सुरक्षा होती है वो अपोजिशन लीडर के पास भी होती है। अब ये गए हैं, इनको लेकर के बीजेपी ने भी एक बहुत अभी वो दिया बड़ा बयान कि राहुल गांधी जब हमारे यहाँ, मतलब ये उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ने बोला है कि राहुल गांधी हमारे यहाँ आए हैं और वो इस चीज को क्या बोलते आग भड़काने के लिए आए, सांप्रदायिक जो भावना है उसको खराब करने के लिए आए हैं। जो हमारे यहाँ अभी इस वक्त शांति से काम चल रहा है, हम प्रगति की तरफ बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जो उत्तर प्रदेश सरकार है वो प्रगति की तरफ बढ़ रही है, लेकिन राहुल गांधी यहाँ आ करके एक ऐसे परिवार से मिलने गए हैं जो कि मतलब जिनके आने से यहाँ पे कुछ गड़बड़ियां हो सकती हैं और वो तुष्टीकरण की राजनीति है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के हाथरस दौरे के बाद 4 साल बाद एक बार फिर ये मुद्दा सुर्खियों में आ गया। 14 सितंबर 2020 को हाथरस में एक लड़की से उसी के गांव के कुछ लोगों ने रेप किया था, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी। इस मामले में एक आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। ये वही हाथरस केस है जिसमें उस लड़की को रात में या शाम में जला दिया गया था, जिसके बाद काफ़ी हंगामा हुआ था और जिसके बाद आरएलडी जो है यूपी की जो पार्टी है राष्ट्रीय लोकदल, क्या बोलते अजीत चौधरी वाली, उन्होंने भी वो भी गए थे इसमें और उनको भी लाठियां पड़ी थी उस वक्त। जैन चौधरी भी गए थे और उनको लाठियां पड़ी थी। उस वक्त उन्होंने कहा था कि बीजेपी से बुरी कोई पार्टी नहीं है इस देश में। और जब 2022 के चुनाव हो रहे थे उत्तर प्रदेश में, तो इसी बात को लेकर के जैन चौधरी ने कहा था कि हम चौनी नहीं है जो पलट जाएंगे, लेकिन 2024 के जो लोकसभा इलेक्शन हुए उसमें वाकई वो पलट गए फिर। जी लेकिन हमने देखा यासर जिस तरह से वो मिलने के लिए जा रहे हैं, चले गए मुलाकात हो गई। ओके पहुंच गए हैं, लेकिन हमने वहीं पर देखा कि जो संभल में जो हिंसा हुई थी वहां पर भी वो और उनकी बहन प्रियंका गांधी गए थे पीड़ित परिवारों से मिलने, लेकिन यूपी प्रशासन की तरफ से उनको मिलने नहीं दिया गया और पुलिस के द्वारा रोक दिया गया। लेकिन वहीं पर हमने देखा कि कल या आई थिंक परसों उन्होंने अपने जो पीड़ित परिवार थे दिल्ली आवास पर उनको बुलाकर उनसे मुलाकात की थी और पीड़ित परिवारों से बातचीत की थी। वहीं पर हमने देखा कि जो भाजपा के जो नेता हैं उन्होंने उन पर प्रतिक्रिया दी थी, प्रहार किया था कि कांग्रेस जो है अपने आप को कहीं ना कहीं भुनाने की कोशिश कर रही है, अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रही है। लेकिन हमने देखा कि जो जिस तरह से यूपी में जो हालात हैं अभी
उसमें जैसे कि संभल हिंसा हुई, संभल की घटना हुई या हाथरस की घटना हुई, उसमें राहुल गांधी कहीं ना कहीं अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा भाजपा के नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है। नहीं लेकिन वहीं देखिए, पर मैं एक मिनट रोकना जी चाहूँगा कि जो संभल की घटना हुई थी, संभल की घटना के बाद ही कल आजम खान साहब ने एक लेटर लिखा था, इस पे हमने कल चर्चा की थी कि इंडिया ब्लॉक जो है वो मुसलमानों के लिए मुसलमानों के मुद्दे उठाने के बारे में सोचे और इस देश में मुसलमानों के साथ जो जो हो रहा है उन सब चीज़ों के बारे में सोचे। और तो और अखिलेश यादव को भी उन्होंने ये नसीहत दी थी कि अगर इस देश में मुसलमानों के बारे में नहीं सोचा गया तो फिर इस देश का मुसलमान कहीं ना कहीं अपने क़यादत के लिए कुछ और ढूंढ सकता है, मतलब वो कोई और ऑप्शन ला सकता है। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, उनका डायरेक्टली कहना यही था। वही जब आपने यूपी की बात की तो यूपी के संभल में जो है कल बुलडोज़र चला है और वहाँ के जो एमपी हैं सपा के ज़ियाउर रहमान बर्क, उनका ये बयान सामने आया है कि ये बुलडोज़र सिर्फ लोगों को डराने के लिए चलाया जा रहा है। अभी हमने बात की थी कि बिहार में जिस तरह से लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसके बाद पुलिस ने उन पे लाठीचार्ज किया था, उन्होंने पत्थर मारे थे उनको, तो वहाँ पे गोलियां नहीं चली थी क्योंकि वहाँ पे नीतीश कुमार हैं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ हैं, योगी आदित्यनाथ की अपनी मतलब अपना कोई वैसा परिवार नहीं है, शादी वगैरह नहीं हुई उनकी, तो उनको उस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं है। इस वजह से उन्होंने एक ऐसा ऑर्डर दिया होगा जिसके बाद 5 लोगों की वहाँ पे मौत हो गई है। और वहाँ पे भी ऐसा बोला जा रहा है कि पत्थर चलाए जा रहे थे। भाई पत्थर चलाने के बाद आप जो है उस चीज़ को संभाल सकते हैं, आप लाठी चार्ज कर सकते हैं, लेकिन ये किस तरह से होगा कि आप सीधे सीधे गोली चला दें। 4 लोगों की वैसे मौत 5 लोगों की हुई है, लेकिन बोला जा रहा है कि 4 लोगों की मौत हुई है और वहाँ पे कुछ लोग घायल भी हुए हैं और कुछ लोगों को अभी भी अरेस्ट वारंट चल रहा है, वो अरेस्ट किए जा रहे हैं। तो आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में कितना, आप अभी जिस तरह से बोला वहाँ के क्या बोलते हैं डिप्टी सीएम ने कि हमारे यहाँ विकास, हमारा उत्तर प्रदेश हाँ प्रगति कर रहा है, तो अगर ऐसी प्रगति कर रहा है तो भाई बहुत मतलब ये तो चिंता वाली, सोचने वाली बात है। लेकिन हमने यहाँ से देखा कि जिस तरह से जो संभल में जो घटना हुई थी, वहाँ पर जो रिपोर्टर थे वो वहाँ पर गए थे और उनसे बातचीत करने की कोशिश की थी। हालांकि जो परिवार थे, जो पीड़ित परिवार थे, उन्होंने बातचीत भी की थी और उन्होंने ये भी कहा था, एक इल्ज़ाम भी लगाया था कि जो पुलिस प्रशासन है वो हमारे पास आकर एक ब्लैंक पेपर पर सिग्नेचर ले रहा है और वो सिग्नेचर किस लिए ले रहा है इस बारे में हमें जानकारी नहीं है। तो वहीं पर भाजपा की बात करें कि भाजपा जो है महिला सुरक्षा की बात करती है, महिलाओं के लिए बहुत मुखर रहती है कि महिलाओं के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार है, महिलाओं के नाम पर ही कहीं कहीं वो वोट भी लेती है। लेकिन अगर महिलाओं की सुरक्षा की बात आती है तो वो कहीं ना कहीं शून्य दिखाई देती है। जैसा कि हमने यूपी में भी देखा कि यूपी में आए दिन कई सारे रेप की घटनाएं सामने आती हैं, हत्या की घटनाएं सामने आती हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ उस पर चुप्पी साधे बैठे रहते हैं। लेकिन वहीं पर अगर मंदिर मस्जिद का मसला सामने आता है तो वो अपना बुलडोजर लेकर भेज देते कि वहां पर जाइए और आप बुलडोजर चलाइए। लेकिन एक बात और सामने आ रही है, एक खबर सामने आ रही है कि ओडिशा में क्योंकि भाजपा की सरकार है, वहां पर एक खबर सामने आया है कि एक बच्ची के साथ रेप हुआ है और रेप करने के बाद उसका जो आरोपी था उसने वहां पर उसकी मारकर हत्या कर दी और उसके टुकड़े टुकड़े करके शव कहीं ना कहीं इधर उधर जंगलों में फेंक दिए। देखिए वो आरोपी जेल में था जी, जेल से बाद वो जमानत पर बाहर आया, जमानत पे बाहर आकर के उसने ये काम किया है। और जिस तरह से बीजेपी आपने बोला कि यूपी में भी बोलती है, हर जगह बोलती है कि हम महिला सुरक्षा की बात करें, महिला सुरक्षा की अगर कुछ ऐसी चीज़ होती है तो बीजेपी की जितनी भी महिला सांसद हैं वो सारी बाहर आ जाती हैं। और जिस तरह से आपको अभी एक चीज़ और मैं याद दिला देता हूँ कि एक समय था जब नीतीश कुमार जो हैं वो आरजेडी के साथ थे, अभी कुछ टाइम पहले की बात है, और आरजेडी के साथ रहते उन्होंने एक बयान दिया था जो कि पॉपुलेशन बढ़ रही है उसके बारे में। उसी में एक बीजेपी की वो थी एमएलए थी, उन्होंने उन पे बहुत ही गंदे इल्ज़ामात लगाए थे, लेकिन वो फिर बीजेपी के साथ चले गए। जब बीजेपी के साथ गए तो अभी वो एक महिला संवाद यात्रा निकालने वाले हैं जिनको लेकर के लालू यादव ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा है कि वो कुछ नहीं कर रहे, वो सिर्फ आंख सेकने जा रहे हैं। इस पे भी वही जो लेडी बीजेपी के लीडर हैं उन्होंने फिर अब लालू यादव पे बयान देने शुरू किए हैं। तो ये सत्ता में आप अगर कोई किसी पे बयान देता है तो उसको उतना वो नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कुछ पता नहीं कब कौन किधर पलट जाए, ऊँट किस करवट बैठेगा कोई नहीं जान सकता है। बिल्कुल। लेकिन वहीं जब इस तरह की घटनाएं पेश आती हैं किसी भी राज्य में, अगर हिंदुस्तान में आ रही हूँ, किसी भी राज्य में आ रही हैं,
तो इस पे वो राज्य को लेकर के, उस राज्य की सरकार को लेकर के बात ना हो करके ये घटनाएं क्यों पेश आ रही, इस पे बात होनी चाहिए। जी। इन चीज़ों पे अगर बात होगी तो हमारे भी घर में बेटियां हैं, आपके घर में बच्चियां हैं, हमारे घर में बच्चियां हैं, हम सबके यहाँ बच्चियां हैं, और जब इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं तो डर लगता है, क्योंकि हर एक इंसान आजकल स्कूल भेजता है, कॉलेज भेजता है, और वहाँ पे किस तरह के लोग हैं इसका कुछ पता नहीं है। और फिर अगर हम बात करें इस वक्त जो रेशो है वो भी बढ़ रहा है, इस पे कोई सज़ा अभी तक पेश नहीं हुई है, कोई सज़ा का प्रावधान उतना है नहीं, तो इस वजह से लोग ये करके, और अगर कहीं आपका कनेक्शन किसी मतलब किसी का अगर आपका कनेक्शन बीजेपी से, तो आप इजीली छूट जाएंगे, क्योंकि बीजेपी के कुछ लीडर्स से जिन पे ये आरोप लगे हुए हैं, और वो उन पे केस भी चल रहे हैं, कुछ को सज़ा भी हुई है, और इस देश के कुछ बाबा हैं जो कि अपने आप को मतलब बहुत बड़ा बाबा बोलते हैं, उन पे भी ये केस चल रहे हैं। लेकिन बात यहाँ पे आती है कि उनके मानने वाले अभी भी उनकी पूजा उसी तरह कर रहे हैं जिस तरह वो पहले कर रहे थे। हालांकि वो एक बाबा है जिसने रेप किया है, उसने हत्या करवाई, चाहे वो आसाराम बापू, राम रहीम हो, ये और भी कई ऐसे बाबा हैं। इस देश में जब तक कि इसके खिलाफ कोई सख्त कानून नहीं आता है तब तक ये चीज़ें होती रहेंगी। जिस तरह से निर्भया वाला कांड हमने देखा था, उसके बाद जब उसके आरोपियों को सज़ा हुई थी तो उनके वकील ने एक ही बात बोली थी। उनके वकील का ये कहना था कि आज के बाद देखता हूँ मैं कि हिंदुस्तान में ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी रेप वाली, और उसके बाद आज तक आप देखिए कितने रेप केसेस होते हैं। अभी हाथरस वाले में जो मिलने गए राहुल गांधी, उसका भी रेप हुआ था, और उसके बाद फिर उसको जला दिया गया था, उसके परिवार को देखने तक नहीं दिया गया था। हालांकि हिंदू जो रीति रिवाज है उसके हिसाब से चिता को रात में नहीं जलाया जाता है, चिता को दिन में जलाया जाता है। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने अपनी वो क्या बोलते हैं, नाकामी छुपाने की वजह से ये सारे काम किए। जी, हालांकि जो उड़ीसा का केस सामने आया है उसमें भी जो पीड़िता थी जिसकी हत्या की गई है, उसकी पहले उसके साथ रेप किया गया था इसी आरोपी के द्वारा, फिर उसने वहां पर उसके खिलाफ एफआईआर कराई थी। जो आरोपी था वो जेल में गया, जेल से छूटने के बाद उसने ये सारे काम किए हैं। अगर वहां पर उसको सख्ती से उसको सजा दी जाती तो शायद आज वो बच्ची जिंदा होती। वही, जब तक आप सज़ा अच्छी नहीं बनाएंगे, मतलब कोई सख्त सज़ा नहीं बनाएंगे, तब तक ये चीज़ें इतनी इजीली रुकने वाली नहीं। और इसके लिए भी इंसान मतलब कई ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एनजीओज़ हैं जो इसके लिए काम कर रहे हैं, लोगों के माइंड को सही कर रहे हैं। लेकिन आप कहाँ तक, 140 करोड़ से ज़्यादा आवाम है हमारे यहाँ, आप कहाँ तक इस काम को करेंगे। और इस काम को रोकने के लिए सिर्फ सज़ा का ही प्रावधान है। अगर आप कोई ऐसी सज़ा बनाएंगे तभी ये चीज़ें ख़त्म होंगी, वरना ये चीज़ें चलती रहेंगी ऐसे। जी जी बिल्कुल। तो जैसा कि नाजरीन आपने देखा कि हमने आपको न्यूज़पेपर के ज़रिए हम खबरों से रूबरू कराया है। ऐसी ही ज़रूरी खबरों से रूबरू होने के लिए हमारे साथ इस प्रोग्राम से जुड़े रहें, और अगर आपकी इस प्रोग्राम से रिलेटेड कोई भी राय है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ हमारा प्रोग्राम यही ख़त्म होता है। मुझे और मेरे साथी अशर यासिर को दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।